विशाल बेगटा यूट्यूब चैनल लेट्स गो एप्पल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हाल ही में हमने एक वेबसाइट डिज़ाइन की थी www.askpankajnegi.com। इस वेबसाइट के माध्यम से जिन्हीं किसान भाइयों को डायरेक्टली नेगी जी से क्वेश्चन एंड आंसर्स जो करने थे उसका ये माध्यम बनाया था। तो महज 20 दिनों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया जी। इसमें 150 क्वेश्चन आए हैं जिसके लिए आज हम नेगी जी के साथ एक वीडियो शूट कर रहे हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा नेगी जी का। धन्यवाद। तो आज हम इसी को शुरू करते हैं। जो क्वेश्चंस हैं हमारे जिस तरह से आए हैं गांव वाइज और नाम वाइज मैं उनका नाम भी लूँगा और जो क्वेश्चन होंगे उनका जो भी उपयुक्त उत्तर होगा वो हमारे नेगी जी बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है जी महेंद्र सिंह जी का है जी। गांव का नाम चिमनी आंधी तहसील से है। इनका प्रश्न ये है 5600 फीट हाइट पे कौन सी वैरायटी लगेगी? 5600 फीट में अगर आप रेड लिशियस में लगाना चाह रहे हैं तो स्कारलेट स्पर से अच्छी वैरायटी कोई भी नहीं है। और अगर आप गालाज और दूसरे में जाना चाह रहे हैं तो गालाज तो सारे ऑलमोस्ट जो नए गालाज और लाल रंग के तो कोई भी वैरायटी गालाज में लग सकती है। और जी दूसरा क्वेश्चन है जी नवीन चौहान जी का बड़ाओं से कोटखाई से। ये कहते हैं सर बहुत ज़्यादा पेपरी बाग कैंकर आ रहा है न्यू प्लांट्स में, प्लीज़ इसका क्या रीज़न हो सकता है और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? ये जो पेपरी बाग आ रहा है ये दो कारणों से होता है, या तो आपकी गलत कटिंग है और दूसरी मैंगनीज डेफिशिएंसी से होता है। तो मैंगनीज डेफिशिएंसी तो है नहीं है कोटखाई में, कहीं भी एप्पल ग्रोइंग एरिया में मैंगनीज डेफिशिएंसी बहुत कम है। तो इसके दो मेन कारण है, या तो आप बहुत मोटा कट मार रहे हैं, हेडबैक बहुत मोटा दे रहे हैं, और दूसरा या फिर एंगल्स बना रहे हैं आप टहनियों में कि बाहर को टहनियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं और जो मेन लीडर है वो काट रहे हैं, उसकी वजह से भी पेपरी बाग आता है। अगला क्वेश्चन है जी MC मठेल पशगांव 15-20 रामपुर से। इनका कहना है कि बीमा कमजोर है क्या करें? ये तो प्रोनिंग से ठीक हो जाएगा। आप यही प्रोनिंग के वीडियोस देखेंगे तो उसमें सब कुछ बताया कैसे बीमा बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक कुमार जी, गांव का नाम कमांड आनी से है। ये कह रहे हैं हाउ टू प्रोड्यूस एप्पल ट्री इन ओल्ड ऑर्चर्ड। सबसे पहली बात, जब आप वो पुराने बगीचे में बगीचा दोबारा से लगाना चाह रहे हैं तो पेड़ के नीचे पेड़ कभी नहीं चलेगा, वो ग्रोथ ही नहीं लेगा, बेशक सूखेगा नहीं। सबसे पहले पेड़ ऐसी जगह में लगाए, नया पेड़ जहाँ की धूप पहुंचती है उस पेड़ तक, नहीं तो पेड़ के नीचे कभी नहीं चलेगा पेड़। और दूसरा नेचुरल तरीका ये कि गड्ढा 3-4 महीने बना के खुला रखें ताकि जो अल्ट्रावायलेट रेज जो धूप की आती है उससे डिसइंफेक्ट हो जाए सॉइल। आसान तरीका तो ये है, पर लेटेस्ट टेक्निक्स तो फ्यूमिगेशन वगैरह की है। मेरे ख्याल से उसमें फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप गड्ढा 2-3 महीने खुला रखेंगे। अगला क्वेश्चन है लाइक वर्मा शाहगांव रामपुर शहर से। इनका कहना है गुरुजी नमस्ते, आप TSO और HMO क्या यूज करते हैं और इसे कब यूज करते हैं? मैं TSO यूज करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि दिसंबर या जनवरी में हो जाए और जल्दी हो जाए। मैं इसलिए जल्दी करता हूँ कि इसके TSO की दो चीजें होती है। टारगेट क्या है आपका? अगर तो स्केल आपका टारगेट है तो आपको TSO की स्पेस जल्दी करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आप अगर आपका कीड़े कैंडिडेट टारगेट है तो फिर वो ग्रीन टाइट क्लस्टर में करनी पड़ेगी। और टाइट क्लस्टर में ज्यादातर ऐसा होता है कि बारिशें बहुत होती है, उस वक्त टाइम नहीं मिलता ज्यादा, और जल्दी करने से आपकी फ्लोरिंग में भी फर्क पड़ेगा। 3-4 दिन फ्लोरिंग आपकी जल्दी हो जाएगी बाकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है SM ठाकुर जी सोनाली गांव से करसोग से। इनका कहना है 5300 फीट हाइट के लिए बेस्ट एप्पल वैरायटी कौन सी? ये तो ऑलमोस्ट सेम ही है जो महेंद्र सिंह जी का क्वेश्चन था जी, कि वही हाइट थी ऑलमोस्ट, तो उसी को देख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर जी का गुप्तर से कुल्लू से। इनका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसका एक छोटे से सवाल में नहीं, इसके लिए हम एक स्पेशली एक जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो होगा वो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट होगा। तो किशोर जी आपका नेक्स्ट इसका समाधान नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है रवि ठाकुर जी गट्टू थुनाग से जी। 4000 फीट की हाइट में, और ये कह रहे हैं कि एप्पल की कौन सी वैरायटी ठीक रहेगी इस हाइट पे? 4000 फीट में सिर्फ फीट ही नहीं देखना होता, आपका मौसम का हाल भी देखना होता है कि बर्फ गिरती है, चिलिंग पूरी होती है कि नहीं होती। पर मोस्टली 4000 फीट में चिलिंग पूरे होने के चांसेस बहुत कम है। तो जो गाला ग्रेनिस में जो खट्टी वैरायटी होती है ना, इनको चिलिंग बहुत कम चाहिए होती है, या कईयों को चाहिए भी नहीं होती, तो ये वैरायटीज आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। स्पर वगैरह में आपको कीड़ा बहुत लगेगा और फ्रूट क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं आएगी। अगला सवाल है विवेक चौहान जी का गूंद से तहसील ठेउक से। ये कह रहे हैं कि क्या तौलिया करना जरूरी है कि नहीं है? तौलिया डिपेंड करता है कि आपकी सॉइल कैसी है। अगर तो क्ले सॉइल है तो तौलिया करना ही पड़ेगा साल में एक बार। अगर क्ले है, अगर आपकी सैंडी सॉइल है तो तौलिया ना करो, थोड़ा बहुत मल्च डालो तो सॉइल सॉफ्ट रहेगी, तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला सवाल है संजीव ठाकुर जी का छपरी रोड से। इनका कहना है कि अगर फ्लोरिंग से पहले बीमा कमजोर हो तो उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए जिससे कि
साल की क्रॉप पर अच्छा इफेक्ट होगा? सबसे पहली बात जो फ्लावरिंग होती है, जो उसमें आप न्यूट्रिशन यूज होता है, वो स्टोर न्यूट्रिशन होता है पहले साल का। फ्लावरिंग में सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है और बाग और ब्रांचेस में स्टोर होता है न्यूट्रिशन। अगर फिर भी थोड़ा बहुत आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो पिंक बड पे आप बोरिक एसिड और 1 किलो यूरिया से कम अगर ड्रॉट कंडीशन हो तो स्प्रे कर सकते हैं। बोरिक एसिड तो आपको तब भी करनी पड़ेगी अगर बहुत ज्यादा बारिश है, थोड़ा फायदा मिलेगा, पर ज्यादा फायदा तो अगर आपका स्टोर न्यूट्रिशन है, सीजन के बाद आपने कुछ किया उससे फायदा होगा। अगला सवाल है आशु जी का, सुंकरी रामपुर से। इनका कहना है, सर आई वांट टू नो दैट कि जो प्रोनिंग टेक्निक्स आप बताते हो, क्या वो 8500 फीट से ऊपर की एलिवेशन पर भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्योंकि कोई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो आपकी टेक्निक्स है ये लोअर एलिवेशन के लिए अप्लाई होगी, बिकॉज वहाँ और बीमा फॉर्मेशन बनाना पड़ता है और हायर एलिवेशन पर बीमा फॉर्मेशन बन जाता है। और वो बोलते हैं अगर हम प्रोनिंग प्रॉपरली नहीं करेंगे तो बीमा बहुत बनेगा एंड साइज इशू होगा और ग्रोथ खत्म हो जाएगी, जिससे प्लांट डेड हो जाएगा। तो प्लीज आप अपना सजेशन दें और मेरा मार्गदर्शन करें। मैं हर प्रूनिंग कैंप में बोलता आया हूँ कि मैं कभी ये नहीं बोलता कि आप ग्रोथ रोक लो या ऐसा कर लो। जो टहने की चोटी की ग्रोथ है वो तो हम कायम रखते हैं, और मैं ये भी बोलता हूँ कि पेड़ आपने 10 फुट का बनाना है, 50 फुट का बनाना है, वो बन सकता है इस सिस्टम से भी। और इस सिस्टम में बीमा बनाना या बनना नहीं है, इसमें हमने अच्छा बीमा बनाना है जिसमें अच्छा फूट और साइज वाला फूट पैदा हो। अगला सवाल है विनय ठाकुर जी लोस्टियानी से। ये कह रहे हैं कि सीडलिंग में हम फुल प्रोडक्शन कब ले सकते हैं, विद इन 3 ईयर या ज्यादा, और कैसे? फुल प्रोडक्शन उसको बोला जाता है जब आप पेड़ पूरा बन जाए, और जैसे कि आपका कोई पेड़ 10 पेटी का 5 पेटी का, तब 3 साल में तो आप सेब लेना शुरू कर सकते हैं। उसको फुल प्रोडक्शन नहीं बोलेंगे हम। फुल प्रोडक्शन आपका इस पे डिपेंड करता है कि आपने पेड़ कितना बड़ा बनाना है। अगला सवाल है प्रवीण जी रामबी बंजार से। इनका एक फोटोग्राफ भी आया साथ में। जी। इनका क्वेश्चन ये है कि सर एप्पल ट्री में ब्रांचेस बहुत ज्यादा है, तो इसका क्या किया जाए? ये तस्वीर इनमें एक तो आपकी ब्रांचेस में एंगल्स बहुत है जो कि बहुत बुरे गलत है। इसमें दिख रहे हैं बहुत सारे एंगल्स हैं इनके जी। ये ब्रांच जो मेन ब्रांच होती है या फिर साइड की ब्रांच होती है तो सीधी होनी चाहिए, कुछ तो सीधी भी है और एंगल बहुत है। बेंच कट से बेंच कट्स बहुत यूज किए, पर इसमें जो पतली ब्रांचेस है उनको आप साइड में थोड़ी थोड़ी नजदीक लाके कट कर सकते हैं। जी। अगला सवाल है जी नवीन दरोगा जी सेवबाग कुल्लू से। इनका कहना है कि प्रूनिंग सीडलिंग पर 1 साल के ट्री है, लीडर या मल्टी लीडर? ये क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं है मतलब कि कटिंग कैसे करना चाह रहे हैं, या पेड़ वैसा बनाना चाह रहे हैं कि लीडर सिस्टम मल्टी लीडर को ओपन सेंटर ट्री भी बोलते हैं। वो आपको डिपेंड करता है, अगर बर्फ ज्यादा नहीं पड़ती तो ओपन सेंटर ट्री भी बना सकते हैं आप। अगला सवाल है बीएस मेहता जी पाली बंजार से। ये कह रहे हैं कि पीजीआर के बारे में कुछ। इसको हम न्यूट्रिशन में डिस्कस करेंगे जी। अगला सवाल है मुकेश मेहता जी कुमसू रामपुर शहर से। इनका कहना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूट स्टॉक एंड सीडलिंग प्लांट्स? रूट स्टॉक और सीडलिंग में मेन तो मैं यही बोलूंगा कि रूट स्टॉक का जो करेक्टर होगा वो एक जैसे पेड़ बनेंगे एक रूट स्टॉक पे अगर आपके ऊपर वैरायटी एक लगी है। और थोड़ा सा फर्क फूट में ये रहता है कि जो डंडी के पास की रस्टिंग है वो नहीं आती है रूट स्टॉक में। और सीडलिंग में कहाँ डिफरेंस आता है? सीडलिंग में भी डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आप एक पेड़ का बीज लगा रहे हो उसका बीज उगा रहे, कोई बीज गोल्डन का होगा, कोई रेड गोल्ड का, कोई रॉयल होगा, कोई किसी वैरायटी होगा, तो मदर पेरेंटल कैरेक्टर वो उस पेड़ में भी आता है जो हम उसमें ग्राफ्टिंग करेंगे। तो इसलिए हमारे सीडलिंग के पेड़ अलग अलग किस्म के होते हैं। और कई फ्रूट्स ऐसे हैं जो रूट स्टॉक्स में अच्छे आते हैं, कई ऐसे हैं जो कि सीडलिंग में अच्छे आएंगे। तो ये आपने देखना है कि कैसे आता है, और मौसम का भी फर्क रहता है कि कौन से क्लाइमेट में या कौन सी सॉइल में कैसा रूट स्टॉक चाहिए या सीडलिंग चाहिए, वो आप अरेपर से पता करके देख सकते हैं। जी। अगला सवाल है उमेश ठाकुर जी शनाग मनाली से। इनका कहना है कि इफ वी हैव 4 फीट ग्रोथ एंड वी क्लिप क्लोनिंग ऑन ए टॉप बाय गिविंग हेडबैक जस्ट 2 इंचेस सो एज टू कट द टर्मिनल बड, सो नेक्स्ट ईयर शूट में नीचे स्पर्ध बनेगा या स्मॉल शूट्स निकलेगी? इसमें ऐसा होगा कि 3-4 ऊपर जो टॉप के होंगे उसमें ग्रोथ आ जाएगी और जो नीचे वो सारे खुल जाएंगे उसमें बीमा आ जाएगा। जी। अगला सवाल है इंदर नेगी जी पौंडानी 4 से। इनका कहना है कि सर जी एप्पल में ऑन ईयर ऑफ ईयर क्यों होता है, हर साल प्रोडक्शन कैसे लें, क्योंकि जितनी हार्ड वर्क करते हैं उसके हिसाब से फसल नहीं मिलती है। ये आपकी बिल्कुल ठीक है कि अगर आप जितनी हार्ड वर्क कर रहे हैं फसल किसी के बहुत कम लोगों के आ रही उतनी, इसमें आपको अपनी प्रैक्टिसेस चेंज करनी पड़ेगी। पहली बात तो आपने ये देखना है कि ये काफी हद तक मैंने ये क्लोनिंग में भी डिस्कस किया, क्लोनिंग से बहुत फर्क पड़ता है कि जहां धूप पहुंचेगी वहीं आपका सेब अच्छा आएगा, वहीं बीमा बनेगा। तो ये आपको ऑन ईयर और ऑफ ईयर का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा।
छोटे पेड़ों में स्पर्श में तो फिर भी थोड़ा बहुत रहता है, पर रॉयल में कभी भी 1 ईयर और फिर का कंसेप्ट नहीं रहता अगर आपकी प्रोटीन ढंग की हो, न्यूट्रिशन ढंग का हो। और इन्होंने कहा क्योंकि हार्ड वर्क करते हो तो मैं मान रहा हूँ अगर आपका ये बैलेंस रखेंगे इसमें स्पर्म फॉर्मेशन में कि कुछ स्पर्म में इस साल से आएगा, कुछ अगले साल में आएगा, और अगर आपके पास स्पर्म के पास ग्रोथ है तो उसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगी नेक्स्ट ईयर के फ्रूट बेयर करने के लिए। तो आप ये देखें कि जहाँ स्पर्म है आपकी वहाँ ग्रोथ नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, क्योंकि वो सारी ताकत और न्यूट्रिशन ग्रोथ में जा रहा है। जी अगला सवाल है राज नेगी, ये देव रामपुर से है। इनका कहना है कि सेकेंड ईयर बीमा की पहचान कैसे होती है ताकि ग्रोथ में ना जाए कट करने के बाद। ये कुछ क्वेश्चन मेरे को क्लियर नहीं समझ आया। ये इनका कहना है कि जैसे हम कहते हैं कि आपकी ड्रोनिंग वीडियो में जो 2 साल की लकड़ी के ऊपर जैसे हम बीमा काटते हैं वो फ्रूट देके ग्रोथ में चल जाता है। अच्छा तो ये पूछ रहे उस बीमे को कैसे पहचानना है। उस बीमे को ऐसा होता है कि जहां भी सेब लगता है आपके वहां एक जख्म होता है बीमे के साथ, जहां से सेब तोड़ते हैं आप। अगर वहां से सेब तोड़ा है तो आप उस बीमे से काट सकते हैं। अगर सेब नहीं तोड़ा हुआ है तो अगर आप वहां कट मारेंगे सेब तो लगेगा वहां, पर वो सेब के साथ साथ ग्रोथ भी आएगी उस जगह पे। जी अगला सवाल है सुमित जी मंडोल जुब्बल से हैं। इनका कहना है नेगी सर, जब हम वाटर शूट्स को खुला छोड़ देंगे तो 1-2 साल तक हमें साइज की प्रॉब्लम कितनी आएगी? क्यों आपकी तरह पर तैयार करने में हमें 2 या 3 साल तक लग जाएंगे? बिल्कुल ठीक बात है। मैं खुला छोड़ देंगे तो 1 साल तक हमें साइज की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ग्रोथ आपकी हो रही थी उसका न्यूट्रिशन आपके फ्रूट में जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसमें जो मेरा सिस्टम है उसमें 3 साल तो लगेंगे। अगर आपने वाटर शूट खुले छोड़ दिए तो 2 साल और लगेंगे बीमा बनाने। जी राजेंद्र सिद्धटा जी 11 ट्यूब से हैं। इनका कहना है कि रूट रॉट का सॉल्यूशन बताएं। सबसे पहली बात तो रूट रॉट कई किस्म का होता है और ज्यादातर ये होता है जहाँ आपकी पानी रुकता है या इकट्ठा होता है, तो इसके लिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसके बारे में हम डिटेल में एक स्पेशल वीडियो निकालेंगे रूट रॉट का, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत वाइड स्प्रेड है हर जगह पे। जी अगला सवाल बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। संदीप वर्मा जी पिछली संधु ठेक से कह रहे हैं कि रिंग कट कैसे लगाते हैं, तो कृपया करके आप यूट्यूब चैनल देखें लेट्स गो एप्पल का। इसमें काफ़ी सारी वीडियोस शेयर की गई जिसमें काफ़ी बार बताया गया कि रिंग कट कैसे लगाया जाता है, तो आप उस पर देख के इसको देख सकते हो। अगला सवाल है शिशुपाल जी करासा रोडू से। इनका कहना है कि मैंने पिछले साल रॉयल के प्लांट्स खुले छोड़े थे, उन्हें टॉप नहीं किया, तो इस साल अगर मुझे टहनिया को हेडबैक करना है तो किस जगह से क्या उन्हें हेडबैक करना है या नहीं? इसमें यह है कि अगर तो आपका पेड़ का साइज पूरा चला गया है, जहाँ तक जाना है जितना आप चाहते हैं कितना बड़ा पेड़ हो, तो हेडबैक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने और ग्रोथ लेनी है तो सिर्फ जो टहने का मेन लीडर है उसी में हेडबैक दीजिए, तो आपने डिसाइड करना है कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, ऐसे तो इसमें बता नहीं सकते हम। जी अगला सवाल है दिलीप ठाकुर जी शनाग मनाली से। इनका कहना है कि रीप्लांटेशन में प्रॉब्लम ये तो हमने अभी डिस्कस किया क्वेश्चन हो गया था। अगला सवाल है प्रताप दिलू नाला कुल्लू। इनका कहना है सर हाउ शुड वी डू प्रोनिंग ऑन टिप पेयर्स लाइक फ्यूजी? आई हैव ऑलमोस्ट 25 ट्रीज। हम इनको टिप पेयर्स बोलते हैं, पर इसमें 2 चीजें हमने कभी भी ध्यान नहीं दिया। एक तो इसकी आंखों में भी बीमा आता है, जो आंखें होती है नॉर्मल सी आंखें जिनको हम बोलते हैं, और इसमें स्पर भी बनता है। ऐसा नहीं कि इसमें स्पर बनता ही नहीं है। इसमें तो जब दीज आर हाइड्रोमेट्रिक, इसमें ये फ्यूजी के लिए नहीं, गला के लिए भी, ग्रेनी स्मिथ के लिए भी ये सिस्टम चलेगा कि जब आपको लगता है कि थोड़ा आपका पेड़ ठीक हो गया साइज में, तो 1 साल जो उसके टहनियों के टॉप से उसको खुला छोड़ दीजिए, उसमें हेडबैक नहीं दीजिए। टिप पेयर का मतलब ऊपर के 3-4 में यहाँ टिप में सेब लगेगा, और उसके बाद जब सेब लगेगा और टहना झुकेगा, उसको झुकने दीजिए, उसे बांधिए मत। उससे क्या होगा कि जब झुकेगा, नेचुरली झुकेगा, तो उसमें पीछे को स्पर फॉर्मेशन हो जाएगी। तो उसके बाद आप अगर और बड़ा पेड़ लगाना चाहते हैं तो दूसरे साल आप दोबारा हेडबैक दे सकते हैं जब एक बार स्पर फॉर्मेशन होगी अंदर। जी अगले 2 सवाल है ये न्यूट्रिशन मैनेजमेंट को लेके हैं। ये एक ऋषि ठाकुर जी करजान मनाली से हैं और दूसरे चंद्रमोहन जी जगटानपुर जुब्बल से, जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे आने वाली वीडियो पे दिया जाएगा। और इसके बाद है नरेंद्र नेगी जी तरगाली बंजार से। इनका कहना है कि रूट स्टॉक का फ्यूचर कैसा है? रूट स्टॉक का फ्यूचर ऐसा है कि अगर तो आप वर्जिन मतलब कि नई मिट्टियों में लगा रहे हैं तो ठीक है, या रेतीली मिट्टी में लगा रहे हैं तो ठीक है, या फिर फास्ट ग्रोइंग वैरायटी लगा रहे हैं जैसे कि ग्रैनी स्मिथ है, गाला है, फ्यूजी है, तो भी चल पड़ता है। अगर आप स्पर्म इसमें तैयार करना चाह रहे हैं तो बहुत मुश्किल काम है। फ्यूचर एक्चुअली हम रूट स्टॉक में जितने भी मैंने ऑर्चर्ड्स देखे हाई डेंसिटी के, कुछ इतना सा सक्सेस नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि टोटली फॉरेन टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट है और उनका इरिगेशन सिस्टम डिफरेंट है
वो प्लांट्स बाद में लगाते हैं, स्ट्रक्चर उसके लिए पहले बनाते हैं। तो ये थोड़ी बहुत चीजें हमारे को देखनी पड़ेगी, पर अभी तक ऑलमोस्ट 100% बोल सकते हैं कि जो हमारा फोटो सीडलिंग भी आ रहा है। जी जी, अगला सवाल है खेमराज जी सरान रामपुर से। इन्होंने एक तस्वीर भेजी है साथ में, और इनका कहना है कि वाइट रूट का इलाज क्या है, और एक साथ में ये जो फोटोग्राफ है, अब अगर तो एक दो पेड़ में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना तो हो ही जाता है कि आपके बगीचे में एक दो पेड़ में कभी साल में प्रॉब्लम हो जाए। अगर पूरे बगीचे में, तो ज्यादा मेन जो इसका रीजन है वो वाटर लॉगिंग है, और इसके बारे में हम बाद में एक रूट रॉट की प्रॉपर उसमें रूट रॉट के बारे में एक वीडियो भी निकालेंगे। अगला सवाल है जितेंद्र कुमार लमसेरियानी से। इनका 44 फीट की हाइट में कौन सी वैरायटी लगेगी, इसके बारे में पहले हमने हम बात दे की चुके है। हैं। और अगला सवाल है संजय कुमार जी खमराड़ा बंजार से। इनका कहना है गुरुजी नमस्कार, मैं 7500 से 8000 फीट की ऊंचाई पर रहता हूं। हमारे यहां पर रॉयल सेब की वैरायटी लगाई हुई है। कुछ पौधे 20 से 25 वर्ष और कुछ 15 से 18 साल के हैं। पुराने पौधों में फसल कम है और नए पौधों में बहुत कम बीमा है। नए और पुराने पेड़ में सुधार किस तरह लाया जाए, पॉलिनेटर कहाँ पर, पॉलिनेटर कौन कौन और किस तरह लगाना है। अच्छा, इसमें और भी लिखा है खाद के बारे में, चलो तो बाद में हाँ, बताएंगे हम। पहली बात तो ये कि जहाँ भी मैंने टूरिंग की है हर जगह में पॉलिनेटर बहुत कम है, और मैंने ये सबको बोला है कि आपको पॉलिनेटर की कलम चाहिए मेरे को फ़ोन करो, मेरे से डेट लो, मैं आपको पूरे गांव की पॉलिनेटर की कलम मेरे से ले जाओ। और दूसरी बात, पिछले 15-20 साल से मैंने नोटिस किया है कि अगर मौसम ठंडा हो जाता है या फिर बारिश आ जाती है फ्लोरिंग पे, तो जो ये रेड गोल्ड और गोल्डन हमारे ट्रेडिशनल पॉलिनेटर्स थे वो इतना अच्छा काम नहीं करते हैं। तो इसमें ग्रैनी स्मिथ वगैरह दूसरी जो वैराइटीज़ है, नई वैराइटीज़, ग्रैनी स्मिथ हो गया, आपका विंटर बनाना हो गया, पिंक लेडी हो गई, या गोल्डन्स पर भी अच्छा काम करता है। तो ऐसी वैराइटीज़ लगाइए, और वेल डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए उन पॉलिनेटर्स का। ये थोड़ी बहुत ठंड में और उसमें भी रेजिस्टेंस है, बारिश के टाइम में भी, तो उससे फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले अपने पॉलिनेटर को ध्यान दीजिए, उसके बाद आगे का सोचिए क्या करना है। बाकी तो प्रूनिंग टेक्निक्स में सब कुछ बताया कि कैसे करना है, क्या करना है, और यही है इनका पॉलिनेटर कहाँ और कैसे, पॉलिनेटर कौन कौन सा किस तरह का। जी, अगला सवाल है देवराज बिट्टू जी जाबल चिड़गांव से। इनका कहना है कैन आई ग्रो एप्पल प्लांट ऑन MM सीरीज रूफटॉप एट द हाई एल्टीट्यूड एज अबव 8000 फीट एंड कैन आई एस्टेब्लिश होल ऑर्चर्ड ऑफ ग्रेनी स्मिथ एंड पिंक लेडी ऑन द रूफटॉप, व्हाट इज द फ्यूचर मार्केट ऑफ ऑल दीज वैराइटीज। देखिए, अब थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें हमने ग्रोवर्स ने भी क्रिएट की है कि जो हमारा लाल सेब है रेड डिलीशियस, उससे अच्छा सेब कोई नहीं है। पर उसमें हमने क्या कर दिया है कि अब पहले तो लो और मिडिल वाले ही कलर स्प्रे करते थे, अब ऑलमोस्ट सबने ही शुरू कर दी हुई है, हाइट तक 100 ml की डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि जब हम सेब तोड़ते हैं थोड़ा बहुत जूस तो उस वक्त खत्म हो जाता है, फिर जब वो ट्रक में जाता है और तरपाल में हीट अप होता है तो वो बिल्कुल ऑलमोस्ट जूसलेस हो जाता है, सिर्फ वो शक्ल रहती है उस सेब की। तो हम वो लोगों ने पसंद करना थोड़ा कम कर दिया क्योंकि वो कम जूस का सेब है। ओके, तो अब ये और क्या बोल रहे हैं, अच्छा जो यहाँ तक ग्रैनी स्मिथ और पिंक लेडी की बात कर रहे हैं आप, इस वक्त मैंने पिछले 4 साल से सबसे ज़्यादा प्लांटेशन इन दोनों वैरायटी की अपने बगीचे में भी की है, क्योंकि भविष्य जूस वाले सेब का, और लोग अब क्वालिटी और अच्छा सेब मांग रहे हैं जिसमें जूस हो और टेस्ट हो। जी, अगला सवाल CM ठाकुर तिपरा सब तहसील पांगना से है। कह रहे हैं कि स्केल बगीचे में बहुत है और ग्रोथ भी रुक गई है, इस प्रॉब्लम के लिए क्या किया जाए। स्केल के लिए जैसा पर्सनली मैं अपनी बात बताऊं, स्केल हमारे भी है। TSO सिर्फ स्केल इतना कंट्रोल करता है कि वो फ्रूट पे नहीं आती है जी, और पेड़ की स्केल आप देखें, अगर आप चोटी देखेंगे किसी भी बड़े पेड़ की या कोई छोटे पेड़ की, उसमें ऑलमोस्ट 99% बगीचों में स्केल है। तो जो मैं करता हूँ, मैं 4-5 साल में एक बार कॉस्टिक सोडा की स्प्रे करता हूँ, और बेसिकली ये सोप है, और सोप स्प्रेज वैसे भी ऑर्गेनिक स्प्रेज में मानी जाती है, तो इससे स्केल में काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। जी, अगला सवाल JP नेगी कंधार निचार से है। इनका कहना है कि सर एडम्स एप्पल 70 to 100 फीट पे कैसा रहेगा, और इसी हाइट पे जेरोमाइन भी कैसा रहेगा। यहाँ पर सन मॉर्निंग में 8 AM टू इवनिंग 5:30 तक रहता है, और यहाँ रॉयल एप्पल्स 15 से 20 अगस्त में पक जाता है। सो प्लीज़ से टू एडम और जेरोमाइन की इसके लिए क्या। देखो, एडम पे तो इतनी सर्च अभी तक है भी नहीं है, अभी तक ये भी पता नहीं है कि आपके पास सही एडम है कि नहीं है। और जो मैंने पर्सनल देखा कि जेरोमाइन मेरे इस हाइट में, ऑलमोस्ट सेम हाइट में मेरे एक और बगीचा है, उसमें साइज़ की प्रॉब्लम आ रही है। तो जो आप 6500 के एलिवेशन से जब ऊपर जाते हैं तो एस पर से अच्छा कोई सेब नहीं आ रहा है उस एरिया में, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जी। ये सवाल है जी अनूप गास्टू ननखड़ी से। इनके तस्वीर भी भेजी है साथ में, और इनका कहना है सम प्लांट्स हैव अननोन प्रॉब्लम व्हिच लुक सो बैड लाइक अ ओल्ड ट्री। एक तो वही वाली बात आ गई, क्लियर नहीं रहा, कुछ स्केल भी लग रही है। देखो स्केल ब्लिस्टर्स बन गए इनके, स्केल ही ज़्यादा,
और दूसरा ये स्केल इसलिए भी बड़ी है क्योंकि आपने कट्स, एंगल कट्स मारे दिख रहा है, जो तो एक ही ब्रांच रही है पर इसमें एंगल कट बहुत बड़ा माना हुआ है। तो ये ब्लिस्टर्स है आपके, ये तो स्केल के हैं, तो ये तो स्केल है, ये तो कॉस्टिक सोडा से ठीक हो जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले करेंगे ये तो। जी अगला सवाल है प्रेम वर्मा जी आनी से हैं, इनका कहना है जिन पेड़ों में पेपरी बाग रोग लगा है उसे कैसे कंट्रोल करें। एक तो ये कॉस्टिक सोडा से कंट्रोल हो जाता है, और पेपरी बाग का दूसरा तरीका ये कि हल्का सा कोई चोंच वाली चीज़ लो, जो बाहर का अगर आप वो निकाल देंगे तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो अंदर वो खुरदुरापन है खुद ही ठीक हो जाता है। जी अगला सवाल है नरेश चौहान जी सारनी ट्यूनी से, इनने भी एक तस्वीर भेजी है, इनका कहना है सर जी प्रणाम, हम आपसे कटिंग सीखना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। और तस्वीर सर ये अब हमने प्रोनिंग कैंप्स इस साल के तो बंद कर दी है, नेक्स्ट ईयर ही होंगे अब, पर मैं संडे को अपने घर में, मोस्टली संडे को जब मैं घर में होता हूँ तो सुबह 9 बजे मेरे कैंप्स होते हैं। जी ये तस्वीर से तो हमने क्या लेना है इसमें। जी अगला सवाल है कृष्ण आज़ाद जाहू ननखड़ी से, इनका कहना है सर कैल्शियम नाइट्रेट के साथ कौन कौन सी खाद मिलानी पड़ती है और रूट बोरर से बहुत परेशान हूँ, इसके लिए कौन सा केमिकल यूज़ करना है। पहली बात मैंने कैल्शियम नाइट्रेट थोड़ी बहुत ट्रायल्स किए थे पर मैं आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद देम, तो मैं तो नाइट्रोजन के लिए यूरिया यूज़ करता हूँ और पिछले 15-20 साल से कर रहा हूँ। और दूसरा क्वेश्चन है इनका रूट बोरर पे मेरा एक छोटा सा वीडियो निकला हुआ है जिसमें बगैर खर्चे से रूट बोरर कंट्रोल हो जाता है और बहुत लोगों का कंट्रोल हो चुका है। जी अगला सवाल है पंकज भारद्वाज जी का बखराला कोटखाई से, उनका कहना है ऑलमोस्ट 20 प्लांट्स इन माई ऑर्चर्ड्स आर डेड ड्यू टू रूट्स प्रॉब्लम, हाउ टू क्योर देम, ऑल आई हैव डन ड्रेंचिंग, सॉइल टेस्टिंग एंड मैनी मोर, प्लीज टेल मी हाउ टू रीग्रोथ द प्लांट बाय चेकिंग देयर रूट्स करेक्टली एंड सेकेंडली शेयर योर फुल ईयर फर्टिगेशन शेड्यूल। ये तो न्यूट्रिशन में आ गया तो हो जाएगा। हमने ड्रेंचिंग सॉइल टेस्टिंग वगैरह सब कुछ कर लिया है और उनके प्लांट्स की वो डेड हो रहे हैं। वो इसके तो बहुत कारण हो सकते हैं, अब फोटोग्राफ भी नहीं भेजिए, अगर फोटोग्राफ होती फिर भी देख लेते हम। जी तो वो तो फिर आप प्लीज़ अपनी फोटोग्राफ से अटैचमेंट में डाल दें। अगला सवाल नरेंद्र ठाकुर जी बंजार से हैं, ये कह रहे हैं क्या हम साइनवुड एक ईयर के प्लांट से ले सकते हैं। पर्सनली मैं अपनी जो ग्राफ्टिंग करता हूँ वो कोशिश ये करता हूँ कि एक साल की साइनवुड ही हो, पर उसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर आपने किसी से कल में ली और एक साल की साइनवुड है तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि जो आप वैरायटी सोच रहे हो वही वैरायटी हो। अगर तो आपने अपने बगीचे से कलम ग्राफ्टिंग की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक साल की साइनवुड अगर अच्छी ग्रोथ में उस अच्छी ग्राफ्टिंग के लिए कोई भी वुड नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश और जवान नहीं होती है, तो आगे भी वो ऐसी ही चलेगी। जी अगला सवाल है अमित मेहता जगोनी रामपुर से, इनका कहना है कि HMO को कब डाला जाए। ये तो इसके बारे में तो हमने बात कर दी है। हाँ जी अगला सवाल है, और एक बात और बोलूँ मैं आपको, जो ऑयल हम समर ऑयल बोलते हैं, विंटर ऑयल बोलते हैं, जो समर ऑयल होता है वो स्केल के लिए इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता जितना विंटर ऑयल होता है। ओके TSO ज़्यादा इफेक्टिव होता है। हाँ अगला सवाल तो नहीं है, ये सिर्फ आपको प्यार भरा नाम है, रचित सिंगल जी अरसू निर्मण से, थैंक यू वेरी मच। अगला सवाल है संजू शर्मा शमशार आनी से, इन्होंने एक तस्वीर डाली है और ये कहते हैं मेरे पेड़ के लीडर की ग्रोथ नहीं कर रही, बीमे भी कुछ कमज़ोर है, इसके लिए क्या कदम उठाया जाए, कौन सी उर्वरक का प्रयोग बेहतर रहेगा। इसमें ये मेरी प्रोनिंग वीडियोज़ में, लेटेस्ट वीडियोज़ में बहुत दिखाया गया है कि आपने सेकेंडरी ब्रांचेस को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी है। जी ये देखो ना, ये सेकेंडरी ब्रांचेस के यहाँ भी सेकेंडरी ब्रांचेस और लीडर आपका वीक हो गया हुआ है, ये आपकी प्रोनिंग की कमी है और इसी प्रोनिंग की वीडियो से आप देख के इसको ठीक कर सकते हैं। जी अगला सवाल है पवन शर्मा नहनार जुम्बल से, इनका कहना है यूरिया और पोटाश कब और कितनी मात्रा में डालें और स्प्रे शेड्यूल की जानकारी भी। स्प्रे शेड्यूल पे तो ये तो न्यूट्रिशन के रिलेटेड हो गया ना सारा। और अगला सवाल है पुनीत ठाकुर जी रोपा बंजार से, इनका कहना है कि रेड कान कैसा रहेगा 6000 फीट। 6000 फीट के लिए रेड कान बहुत अच्छा सेव है, पर ये ध्यान रखें कि जो इसकी हार्वेस्टिंग पीरियड या तैयार होने का पीरियड हो, बाकी कलर्ड वैरायटी से हफ्ते 10 दिन लेट होता है। जी अगला सवाल मनीष ठाकुर थुनाग से है, इनका कहना है पंकज नेगी जी आई हैव टॉप ग्राफ्टेड सुपर चीफ ऑन 7-year-old सीडलिंग प्लांट इन 2017. During last year's pruning, I adopt traditional method that is focus on growth, as a result of which I got enormous vegetative growth. Please suggest what must be pruning method for this year. What are your kind suggestions, please? अभी तो पेड़ देखिए पता चलेगा, और आपने ये भी नहीं मेंशन किया होगी कितनी ग्रोथ है। जी इनकी तस्वीर है, ये कहाँ है, ये है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने ग्राफ्स बनाए हैं ये वाले, इसमें ऑलमोस्ट जो स्ट्रॉन्ग ब्रांचेज वो सिंगल रखनी है जी, और इसका और अगर वीक होगी तो उसको आप स्पर के लिए छोड़ सकते हैं। बाकी इसमें हेडबैक तो देनी ही पड़ेगी आपको, क्योंकि अभी पेड़ तैयार है नहीं आपके जो आप ब्रांचेज रखेंगे, और वीक ब्रांचेज में तो अभी से आप बीमा बना सकते हैं। और इतनी ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं है, 3-4 फुट की ग्रोथ है, इतनी नॉर्मल होती है वैसे।
तो इनको जो आपकी 3-4 ब्रांचेस निकली है, अगर तो नीचे को है झुकी हुई है और वीक है, उसमें बीमा बना दीजिए, बाकी सारी काट के सिंगल रखिए हर ग्राफ्ट पे, एक ग्राफ्ट पे एक ब्रांच रहो। जी अगला सवाल है संजय सिंह कश्यप संदूठ्योग से। इनका कहना है, नमस्ते जी, मैं संजय सिंह कश्यप। मेरा सवाल है कि अर्थवॉर्म्स हैं, उनकी पॉपुलेशंस हम जीवामृत और बीजामृत से इंक्रीज़ क्या कर सकते हैं? और रही बात गोबर की, तो हमें कब वो ऐड करना चाहिए? गोबर ऐड करने के लिए नमी होनी जरूरी है, या अगर है तो क्यों? और मल्चिंग के लिए विंटर्स में क्या करना है? अर्थवॉर्म्स पे कह रहे हैं जी। अर्थवॉर्म्स पे मैं तो ये जानता हूँ कि मेरे बगीचे में बहुत अच्छी अर्थवॉर्म्स है, आपने पिछली वीडियो में देखी होगी। विंटर्स में भी अर्थवॉर्म्स है सॉइल में बहुत ज़्यादा। ये बोल रहे जीवामृत और बीजामृत अभी ये नई चीज़ है हमारे लिए यहाँ, स्पेशली अपने ग्रोइंग वैराइटीज। इसमें 1 साल 2 साल से ट्रायल मैं भी कर रहा हूँ, पर मेरे को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा क्योंकि मेरे पहले ही अर्थवॉर्म्स बहुत ज़्यादा है। तो जिसके अर्थवॉर्म्स नहीं है वो ही इसके बारे में सोच सकता है और ट्रायल कर सकता है। और ये गोबर के बारे में बोल रहे हैं, गोबर ऐड करने के लिए नमी की ज़रूरत होना ज़रूरी है, नमी होनी ज़रूरी है, क्योंकि जो उसमें अर्थवॉर्म्स होती है वो सॉइल में जाए ताकि। जी अगला सवाल है संजय चौहान जी गूंठयोग से। इनका कहना है, नीवी जी मेरे एप्पल प्लांट में जब बरसात शुरू होती है तो सैप ऊजिंग आउट होती है, बाद में कैंकर बन जाता है। 80% प्लांट अफेक्टेड है और ये उन्हीं प्लांट्स में है जिनमें ग्रोथ कम है और फ्रूटिंग पे है, यंग प्लांट्स में नहीं है। कृपया इसका कारण और ट्रीटमेंट बताएं। इन्होंने एक तस्वीर ये चलो छोड़ दो तस्वीर। ये ऊजिंग बरसातों में नहीं होती है, यूजिंग तब होती है जब आप सेब तोड़ देते हैं, उसके बाद ये यूजिंग होती है कि सैप निकलता है। इसका मैं आसान सा तरीका बताता हूँ आपको इलाज। आपने सूखी मिट्टी या सूखी राख लेनी है जब वो ऊजिंग हो, और जहाँ जहाँ तेल उसमें सिर्फ लगानी है, रगड़नी नहीं है। तो आपको दूसरे दिन से पता भी नहीं चलेगा कि आपकी ऊजिंग हो रही है, और ये परमानेंटली ठीक हो जाएगा। दूसरे साल उस पेड़ में ऊजिंग ही नहीं होगी और कैंकर भी नहीं लगता। कैंकर भी नहीं लगेगा। नहीं तो इसमें थोड़े से वो बन जाएंगे बीच में हॉलो स्पॉट जैसे, और उसमें फिर उलिया फिर कीड़े वगैरह बहुत लगते हैं। जी अगला सवाल है मंजीत चौहान जी सिद्धरोटी बोलू से। इनका कहना है कि स्केल पेस्ट आर स्प्रेडिंग वेरी मच इन माय ऑर्चर्ड। ये तो हमने बात कर दी। हाँ जी। और इनका दूसरा है, कैन वी डू कॉस्टिक सोडा स्प्रे इन द मंथ ऑफ फरवरी? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं जी। आप कॉस्टिक सोडा की थोड़ी आप रेशो कम कर दीजिए, 100-200 ग्राम 250 ग्राम जो यूजुअल रेशो है। अगला सवाल है मनोज ठाकुर जी तांडी आनी से। इनका कहना, मेरे कुछ पेड़ों की छाल फटी हुई है और उसमें से सैप बाहर निकल रहा है और पेड़। ये तो हमने अभी बात डिस्कस किया है। अगला सवाल है रिजवान J&K से हैं। इनका कहना है, सर रेड विलॉग, जेरोमाइन, सिल्वर स्पर, रेड चीफ, इन सब में कौन सा ट्री बेटर है? यील्ड किन पे सबसे ज़्यादा हो सकती है? अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस देखा जाए, मेरे पास अभी भी रेड चीफ बहुत अच्छा है, और इन सब वैरायटी से रेड चीफ ज़्यादा अच्छा आ रहा है मेरे। अगला सवाल है दिनेश चलांठ्योग से जी। इनका कहना है, कॉस्टिक सोडा क्या बीमे को जला देता है? हाँ बिल्कुल जलाएगा, अगर आप रेशो ज़्यादा डालेंगे। अगर रेशो सही होगी तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगला है जी राहुल काल्टा कुइनल कोटखाई से। इनका कहना है कि मैं न्यू प्लांटेशन कर रहा हूँ जो कि रेड विलॉक्स वैरायटी है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस वैरायटी के साथ कौन सा पॉलिनेटर लगाऊँ? इसके साथ पॉलिनेटर आप कोई भी लगा लीजिए, ग्रैनी स्मिथ लगा लीजिए, पिंक लेडी लगा लीजिए, विंटर ब्राउन लगा लीजिए, ग्लॉस्टर लगा लीजिए, गोल्डन स्पर लगा दीजिए, वो आपकी मर्जी है जी। अगला सवाल है देवराज बिट्टू जी चिड़गांव से। इनका कहना है, क्या हम सेब के तौलियों में घास को नष्ट करने के लिए हर्बिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं? यदि हाँ तो इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए? अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों? तौली घास नष्ट करने के लिए आप हर्बिसाइड यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं भी कभी कभी पिछले 8-10 साल से ही यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें ऐसा होता है कि आपको अगर लेबर की शॉर्टेज है तो 2-3 महीने के लिए आपको रिस्पाइट मिल जाता है, इससे क्या बोलते हैं, घास पकने से। और इसमें एक मैं बात बोलना चाहूँगा, अगर आप कोई ऐसा हर्बिसाइड यूज़ करेंगे जो रातों रात या 1-2 दिन में घास ख़त्म कर देगा, तो जो घास में कीड़े थे जी वो अपना खाना ढूंढने के लिए पेड़ में चढ़ जाएंगे और आपके सेबों को नुकसान पहुंचाएंगे। पहली बात। और दूसरा ये पूछ रहे क्यों नहीं करना चाहिए, का तो मेन कारण यही कि अभी तक कोई इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट्स इसके दिखते नहीं है, पर ये है कि आपका जो ऑर्गेनिक मैटर उग रहा है और आप पट के उसको तौलिए में डाल रहे हैं, उसका नुकसान हो रहा है आपके। जी। अगला सवाल है नरेंद्र सैनी जी सराहन रामपुर से। इनका कहना है कि सोल्यूशन फॉर रूट रॉट, स्केल पेपरी बाग, और एक वो तो हमें पता है इनकी। ये तो कैंकर की स्टेज आ गई है ना इसमें पेड़ में तो। हाँ जी ऑलमोस्ट। और इसमें रूट रॉट की प्रॉब्लम भी है,
तो ये हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि रूट रॉट किस किस्म का वो पहले पता करना पड़ता है। अगला सवाल है अब्दुल हामिद बुगाम चदूरा से है जी। ये इनका कहना है, सर बहुत शुक्रिया कि आपकी वेबसाइट लॉन्च हुई है। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें आप जैसा रहनुमाई करने वाला मिला है। हमें ये पूछना है कि कॉस्टिक सोडा की फॉर्मुलेशन, प्रेपरेशन एंड रेशियो विद 200 लीटर्स वाटर के साथ कितनी होगी? मैं तो सबसे पहली बात ये देखना है कि कॉस्टिक सोडा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए जी। वो इस तरीके से पता लग जाता है कि अगर आप बकेट में कॉस्टिक सोडा मिला रहे हैं तो उसमें रेजिड्यू नहीं रहना चाहिए और फोम नहीं फॉर्म होना चाहिए ऊपर। तो मैं तो 2 किलो की रेशो डालता हूँ एक टब में, और कभी 5-6 साल में एक बार स्प्रे करता हूँ। जी अगला सवाल है ऋषि ठाकुर जी करजान मनाली से। इनका कहना है कि चूने की स्प्रे कब करनी चाहिए, दिसंबर या फेब में? सबसे बढ़िया तो चूने की स्प्रे दिसंबर में रहती है। और एक बात मैं यहाँ और बोलना चाहूँगा कि जो विंटर्स का हमारा ऑपरेशन होता है स्पेशली प्रोनिंग का, उसमें हमारे बहुत टाइम लग जाता है, बहुत लंबा है, और हम अपनी स्प्रे डिले कर देते हैं, कई बार कर ही नहीं पाते क्योंकि आपकी प्रोनिंग नहीं खत्म होती। तो इसका कोरिलेट मत करो इसको कि प्रोनिंग के बाद करनी है या पहले करनी है। आप विंटर्स में फंगस और बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े बहुत कम जाते हैं पेड़ के अंदर, बहुत कम जख्म है, क्योंकि खुद भी वो डोमेंट है, ऑलमोस्ट डोमेंट स्टेज में होते हैं, इनके अंडे होते हैं। तो स्प्रे जब करनी है आप शेड्यूल में करिए, चाहे आपकी प्रोनिंग हुई है, आधी हुई है कि नहीं हुई है। और जहाँ तक चूने की स्प्रे का सवाल है, ये जितना जल्दी हो जाए दिसंबर जनवरी में, दिसंबर नवंबर में भी करो आप तो भी फायदा है। क्यों? क्योंकि जो चूना होता है ये सॉइल का आर पार का पीएच बढ़ा देता है। जो आपके पुराने लीफ फॉल है नीचे या डंडिया है, जो उसमें इंसेक्ट्स और फंगस है, वो हाई पीएच में काम नहीं करता और रीडेवलप नहीं हो पाता। ओके, तो उसका बहुत फायदा मिलता है, सैनिटाइजेशन करना। सैनिटाइजेशन हो जाती है। जी अगला सवाल है चंद्र ठाकुर जी चिमनियानी से। इनका कहना है कि मैं सीडलिंग पे जेरोमाइन किस्म लगाना चाहता हूँ, मुझे बताओ कि पौधे से पौधे की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? ये तो पहला क्वेश्चन में तो आपने देखना है कि आपने कितना बड़ा पौधा बनाना है। जी दूसरा सवाल है खाद और गोबर पौधे में किस महीने में देना चाहिए? ये तो न्यूट्रिशन में आ जाएगा। जी क्वेश्चन थर्ड है इनका, क्या सीडलिंग में एचडीपी संभव है? अगर बिल्कुल है संभव तो है जी। कैसे, अगर नहीं तो क्यों नहीं? आपको प्लांट्स कंट्रोल करने पड़ेंगे, बिल्कुल संभव है। अच्छा, इसमें अगर किस तरह की वैरायटीज लगा सकती है एचडीपी के लिए? एचटीपी में सारी वैरायटीज लगती है। मेरे पास रॉयल का पेड़ भी है जो 1 पेटी का और कई सालों से 1 पेटी का है। तो अब अगर आप उसको, और वो भी सीडलिंग पे अगर आप चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं, प्रूनिंग से हो जाता है ये तो कंट्रोल। ये अगला सवाल है यशवंत ठाकुर कोटी घाट कुमार सिंह से। इनका कहना है सर मैं आपको हमेशा फोन करता रहता हूँ, मैं भी अपने ऑर्चर्ड में कम से कम खर्चा करना चाहता हूँ, तो सर आप मुझे खाद के बारे में बताएं कि आप कौन सी खाद डालते हैं और कब डालते हो, विद केमिकल नेम एंड ब्रांड नेम। थैंक यू। ये तो न्यूट्रिशन में आ जाएगा जी। अगला सवाल है विकास वर्मा हलाई ठ्योक से। इनका कहना है मेरे कुछ सेब के तनों में छिलका सूख कर लकड़ी सा बन गया है, आप ये बताएं कि ये किस वजह से है और इसको कैसे कैसे ठीक इसकी करें? तो हमारे को फोटोग्राफ चाहिए होगी जो हमारे पास है नहीं है। जी। ये अगला सवाल है विकास तहराइक चैतला कोटखाई से। इन्होंने तस्वीर भी भेजी और इनका कहना है कि आई वांट टू नो अबाउट सैनजो स्केल एंड वाइट स्केल, व्हाट्स द बेस्ट मेथड टू कंट्रोल इट बाय टीएस और बाय एचएमओ, एंड व्हाट्स द इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड एंड टाइम फॉर दिस, एज इन माय एप्पल ऑर्चर्ड आई हैव डन सम pear plants also, and someone told me that pear plants are also responsible for scale in apple orchards. Sir, throw some light on it and give me the resolution. सबसे पहले तो मैं इनका लास्ट का क्वेश्चन करूंगा जी कि स्केल कोई फर्क नहीं पड़ता, पीयर्स हो या प्लांट्स हो। Okay. और जो ये आपने तस्वीर भेजी इसमें तो स्केल है ही नहीं है। ये जो स्पॉट्स है तो नेचुरल होते हैं हाथ से, तो ये स्केल नहीं है। पर स्केल का सबसे अच्छा इलाज तो हमने बात की कि कॉस्टिक सोडे से अच्छी कोई इलाज नहीं है। जी। अगला सवाल है दीपाल कृष्ण जी गणेशी चौट से। इनका कहना है पुराने ऑर्चर्ड में न्यू प्लांटेशन नहीं हो रही, प्लांट 2 साल बाद सूख जाता है, प्लीज सुझाव दें। अगर 2 साल बाद सूख रहा है तो ये इसमें गड्ढे में गोबर डाल रहे हैं जी, इसलिए सूख रहा है शायद। अगला सवाल है पंकज झोपड़ा जी थाना जुब्बल से। इनका कहना है कि हाउ टू कंट्रोल एप्पल ट्रीज के लिए हो गया डिस्कस। अगला सवाल है अनिल चौहान जलटाहार इनका भी सेम क्वेश्चन है, स्केल के रिगार्डिंग है। और अगला सवाल है संजय वर्मा सरेउन ठेउक से। इनका कहना है कि हमारे ऑर्चर्ड में सॉइल थोड़ी हल्की है, हर साल पौधे सूख जाते हैं, उनकी रूट्स थोड़ी ब्राउन कलर की हो जाती है, काइंडली आप सजेस्ट करें इस प्रॉब्लम को। इनका भी मेरे ख्याल सेम प्रॉब्लम है, या तो ये गड्ढे प्रॉपर्ली नहीं कर रहे या फिर गड्ढे में ये ऑर्गेनिक के गोबर डाल रहे हैं, तो उससे बहुत नुकसान पहुंचता है। और हल्की सॉइल का कोई लेना देना नहीं होता, हल्की सॉइल में सेब का पेड़ ज़्यादा अच्छा चलता है अपनी शुद्ध भारी सॉइल से। जी अगला सवाल है दुर्गा सिंह जी का बक्सियाड़ थुनाग से। इनका कहना है
मेरे न्यू प्लांट्स में ग्रोथ बहुत हो रही है और उसमें बीमार नहीं बन रहा है, सो किस तरह की कटिंग करें? ये तो क्या बोलते हैं, ये तो प्रोनिंग देख के हो जाएगा ठीक। प्रोनिंग देखेंगे तो हमारा प्रोनिंग का वो देखेंगे तो टेक्निक है। वो तो सवाल बन गोपाल सिंह जी पाली चौकी से, इनका कहना है स्प्रे कब और कौन सी दवाई की पूरे साल की करनी चाहिए जिससे अच्छी फसल प्राप्ति की जा सके? मेरी सेटिंग की समस्या रहती है। सेटिंग की समस्या का तो पहला कारण पॉलिनेटर है जी, वो तो उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा, बाकी तो फिर वो उसमें आ जाएगा स्प्रे शेड्यूल और न्यूट्रिशन में। जी। अगला सवाल है बलबीर ठाकुर जी खामनू करसोग से, व्हाट इज़ द रीज़न वी आर नॉट रिसीविंग द रेगुलर क्रॉप ईयर? इसके बारे में हमने पहले ही बात की हाँ है। जी। अगला सवाल है जी सुनील हामटा मनाली जी से, सर मेरे ऑर्चर्ड में कुछ अलग बीमारी लग रही है और ये काफ़ी स्प्रेड हो रही है। ये देखने में वाइट है और कुछ छोटे हैं और जैसे हैं ये स्किन पे अटैक करें। इनकी भी तस्वीर है ये इस तरह से। ये देखना है पहले कि कितने पेड़ों में है ये तो पेस्ट लगा है सर इस पे शायद। हाँ ये तो पेस्ट लगाया है इन्होंने, और कितने पेड़ों में है, और क्या बोलते हैं ये कह रहे हैं कि ये देखने में वाइट है और कुछ छोटी हेयर जैसी है। पर यहाँ तो कहीं एयर्स दिख नहीं रही हमारे को जी। इसको तो चाहे मैग्नीफाई कर लो। ये तो कैंकर ही लग रहा है ऑलमोस्ट, ये तो कैंकर की बीमारी है। जी। अगला सवाल है सुनील जी का, इनका कहना है कि सर हमारी सैंडी सॉइल है, क्या हमें उसमें हर साल तौलिए बनाने चाहिए या तीसरी साल बनाने चाहिए? कोई ज़रूरत नहीं होती सैंडी सॉइल में कि हर साल आप तौलिए बनाएं और बहुत लूज सॉइल कर दें। अगर आपके मॉइस्चर ढंग से एंटर कर रहा है, इस तरह की इनकी वो है। पर अगर आप थोड़ी बहुत पेड़ के आसपास मल्चिंग करेंगे तो उसका बहुत फायदा होगा। जी। अगला सवाल है मनु लेपटा जी ठेऊ का, इनका कहना है कि व्हाट इज द रूट रॉट सोल्यूशन प्लीज एक्सप्लेन। वो तो हमने डिस्कस हो गया। इनने फोटोग्राफ भेजी है। सबसे पहली बात तो रूट रॉट ये इस तरह पानी का रुकना हम पहले बात कर चुके हैं, और रूट्स कभी भी नहीं खोलने चाहिए, जी। इससे बहुत नुकसान होता है क्योंकि कहीं ना कहीं जख्म लगता है, फिर उसमें उलिया फिर लगता है, और जो बीमारी होती है एग्जिस्टिंग बीमारियाँ सॉइल में वो और ज़्यादा फैल जाती है। जी। अगला सवाल है आशीष जी का ठेऊक से, इन्होंने एक तस्वीर भेजी और कहा है कि इसका इलाज क्या है। ये तस्वीर इसमें तो हमारे को कोई बीमारी नहीं दिख रही है। हाँ, ये तो स्केल है, स्केल स्केल ऑलरेडी हो गया जी। अगला सवाल है जी सुशेन काल्टा जी कोटखाई से, इनका कहना है कि फर्टिलाइजर जैसे इफ्को 12-32-16 क्या ये सही है एप्पल ट्रीज के लिए? प्लीज एप्पल ट्रीज के लिए सही है अगर आप तीनों खादें नहीं डाल रहे, पर इसकी जो टाइमिंग होती है इफ्को की ना, दूसरी सॉइल्स आप जब ज़रूरत होती है पेड़ को उस हिसाब से डालते हैं, इसमें आप टाइमिंग नहीं एडजस्ट कर पाते इतनी अच्छी। नुकसान कोई नहीं है इसको डाल के। जी। अगला सवाल है योगेश चौहान जी का मनाली से, इनका कहना है कि व्हाट इज द रोल ऑफ फंगस लाइक ट्राइकोडर्मा इन सॉइल एंड आर दीज टाइप ऑफ फंगस हेल्पफुल? ये ट्राइकोडर्मा वगैरह बहुत हेल्पफुल होती है सॉइल्स के लिए, पर इसमें ये होता है कि ट्राइकोडर्मा कौन आपकी सॉइल के लिए कौन सा वो ठीक रहेगा। अब अगर आप बाहर से खरीदी कोई और ट्राइकोडर्मा डाल देंगे तो जो नेचुरल रेजिस्टेंस होती है फंगस के लिए ट्राइकोडर्मा की, वो नहीं हो पाएगी। जी। अगला सवाल है प्रेम सिंह जी का रोडू से, इनका स्प्रे शेड्यूल के ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे। अगला सवाल है जी जगदीश चंदेल जी कोटखाई, इनका कहना है कि सर क्या हम मल्च के लिए सूखी घास यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। सूखी घास से अच्छी कोई चीज़ नहीं है मल्च के लिए। लोकली अवेलेबल है, रेजिस्टेंस टू लोकल वो अच्छा इन्हें फोटोग्राफ भेजा है। अच्छा कि भाई लोकल बीमारियाँ उसमें पता रेजिस्टेंस करता हूँ लोकल बीमारी को जो हमारे सेब में है। और पर इसमें एक ध्यान रखें कि बहुत मोटा मल्च एक बार ही में ना कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या बोलते हैं जब हल्की बारिश होती है तो नीचे तक नहीं पहुँच पाएगी सॉइल में। जी। अगला सवाल है गुलशन ठाकुर जी का कुल्लू से, इन्होंने एक तस्वीर ये सामने भेजी है जी। इनका कहना है कि सर ये प्रूनिंग सेंट्रल कश्मीर एरिया की है, इसके बारे में कुछ जानकारी रही? ये प्रूनिंग बहुत अच्छी है, इसमें बर्ड फॉर्मेशन अच्छा है, पर इसमें ब्रांचेस कम है, फ्रूट प्रोडक्शन कम होगी, पर बर्ड फॉर्मेशन अच्छा है इसमें। और थोड़ी सी कमी है कि इंटरनल पोर्शन में भी ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ ले रहे हैं। ओके। और एंगल कट्स है, एंगल कट्स मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है जी। बेंच कट्स इसको बोलते हैं। जी। अगला सवाल है संदीप शर्मा जी का चौपाल से, इनका कहना है सबसे पहले पंकज नेगी को मेरा प्रणाम सर, मैं आपके दिशा निर्देश पर चलना बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कॉस्टिक सोडा स्प्रे करने का ठीक टाइम क्या रहेगा, और जबकि मेरे बगीचे में 60% प्रूनिंग हो चुकी है, अब जनवरी मंथ भी ख़त्म हो रहा है और आगे सैप चढ़ना शुरू हो जाएगा, क्या इसे फरवरी में किया जा सकता है? मैंने तो कहा है कि आप प्रूनिंग बाद में कीजिएगा, कॉस्टिक सोडा पहले कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने सिर्फ बीमारी माननी है।
जी मेहता जी का प्रश्न है रामपुर बुशहर से, इनका कहना है कि कैन वी डू कॉस्टिक सोडा विद PSO? नॉट कंपेटेबल। जी अगला सवाल है दीप कंवर जी का कुल्लू से, इनकी भी एक तस्वीर है, इनका वो कहना है स्केल कि है, ये स्केल की प्रॉब्लम बहुत तो हमने ज़्यादा है। बात कर दी है। जी अगला सवाल है फोटोग्राफ दिखा दो। जी हाँ स्केल ही है। जी अगला सवाल है महेश शर्मा जी का ठेउक से, इनका कहना है गुरुजी हमारे पौधों में स्केल और सफ़ेद दाने हैं रात बस की तरह, आगे चलो, आप ये तो स्केल हो है। और उन जी जुब्बल से कहते हैं सर मुझे PGR के इफेक्ट्स और सर ये इसके इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स, अगर साइड इफेक्ट्स देखने हैं आपने, जो PGR होगा आपके पास उसके पैम्फलेट में जरूर लिखे होंगे, अगर आप तक वो पैम्फलेट पहुंच रहा है तो। अगला सवाल है गुड्डू शर्मा जी का करसोग से, इनका कहना है कैंकर में टहनी में है तो उसे छीलना चाहिए या नहीं, उस पर क्या लगाना चाहिए? कैंकर अगर आपकी सूखी पापड़ियाँ वगैरह वो तो निकालनी चाहिए, क्योंकि उसके नीचे कीड़े बहुत अंडे देते हैं। पर नया छिलका, जैसे पहले कंसेप्ट था कि आप नया छिलका छिलेंगे और वहाँ पे पेस्ट लगाएंगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। सिर्फ सूखी पापड़ियाँ निकाल दो, बाकी नहीं करना है कुछ भी आपने। और अगर आपके पतली खड्डे खुड्डे हैं तो उसमें सीमेंट लगा दीजिए, पेओ फॉर्म है, उसमें सैंड नहीं ऐड करना है, तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। जी अगला सवाल है आशीष जी का ठेउक से, इनका कहना है कि गाला की 1 साल की कलम पर 8 फुट की ग्रोथ हुई है, उसमें हेडबैग कितनी ऊंचाई पर देना चाहिए? अगर 8 फुट की ग्रोथ है और आप एक्सपेक्ट करें कि अगले साल भी आपकी इतनी ग्रोथ होनी है, तो फिर उसमें हेडबैक मत दीजिए, और इन्हीं और का उसमें बहुत अच्छी ब्रांचेस बनेंगी फिर। दूसरा सवाल है जी इन्हीं का ही है, इनका कहना है कि 2 साल की रेड लंगाला किस्म पर भी 9 फुट की ग्रोथ हुई है, लेकिन तने में कोई टहनी नहीं निकली है। टहनियाँ निकालने के लिए नॉचिंग या PGR पेस्ट कौन सा सही तरीका है? नॉचिंग का सही समय क्या रहता है? नॉचिंग नेचुरल प्रोसेस है टहनियाँ निकालने का, और PGR आर्टिफिशियल प्रोसेस है। वो तो आपने डिसाइड करना है कि किस तरीके से करना है, क्या करना है। हाँ सही समय डिपेंड करता है कि आपने उसमें ब्रांचेस निकालनी है कि उसमें स्पर्स निकालने हैं। तो अगर तो ब्रांचेस निकालनी है तो जैसे ही पत्ते आ जाए उसके बाद देख लेना कि कहाँ कहाँ खुल गए हैं, कहाँ कहाँ ब्रांचेस बन रही है या पत्ते आ गए, तो ऑब्वियसली ब्रांचेस ही बनेगी गाला में, अगर इतनी ग्रोथ है। और ज़्यादा हेडबैक नहीं देनी, अगर आप हेडबैक देंगे बहुत ज़्यादा तो उसमें 3 ब्रांचेस टॉप पर निकलेगी और वही सारा न्यूट्रिशन खा जाएगी। या हेडबैक 9 फुट में मैं सोचता हूँ कि देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ब्रांचेस बहुत अच्छी बनेगी बगैर हेडबैक के। अच्छा दूसरा इनका कहना ये था कि नॉचिंग का सही समय कब है? नॉचिंग को वही बोला मैं कि अगर तो आपने ब्रांचेस निकाली तो फिर बहुत जल्दी कर दीजिए। अच्छा मतलब जब 1-2 इंच की ग्रोथ आ जाए। अगर आपने बीमा निकालना है तो जून जुलाई अगस्त कभी भी कर सकते हैं आप। हाँ जी अगला सवाल है अंकित शर्मा जी का चौपाल से, इनका कहना है कि कंप्लीट शेड्यूल फर्टिलाइजेशन तो चलो हम कर लेंगे बाद में। हाँ इसके बाद प्रशांत ठाकुर जी का सवाल है चौपाल से, इनका कहना है हाउ टू प्रिपेयर एन एप्पल नर्सरी, काइंडली टेल मी अबाउट दिस फॉर्म वेरी स्टार्टिंग इफ पॉसिबल एंड व्हाट आर द प्रोटेक्शन फॉर दिस ड्यूरिंग इट्स ग्रोइंग, आई विल बी हाईली थैंकफुल टू यू। इसमें सबसे पहली बात है कि नर्सरी का एक कंसेप्ट है कि जितनी जल्दी आप लगाओगे, जी जितनी जल्दी, मतलब कि समझ लो कि अगर दिसंबर में आपने नर्सरी लगा दी तो सबसे बढ़िया टाइम है। और जनरली हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं कि मिट्टी छान के करते हैं इसके नर्सरी के लिए, या बिल्कुल पतली करते हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप खोदो, गुड़ाई करो, उसके बेड्स बनाओ। बहुत ज़्यादा अगर आप पतली मिट्टी बना देंगे तो उसमें सॉइल कंपैक्शन हो जाएगा जी। और इसमें क्या बोलते हैं, अगर बहुत ही हैवी सॉइल है तो आप क्या बोलते हैं थोड़ा बहुत इसमें सैंड ऐड कर सकते हैं जी। एक बात तो ये होगी जी। और इसमें हम ऊपर ना लेयरिंग करते हैं घास की या किसी चीज़ की, तो हम आई प्रेफर की छान की लेयरिंग हो। ओके। क्योंकि घास जब हम लेयरिंग करते हैं उससे बहुत सारा बीज गिरता है और उसमें बहुत सारी दूसरी ग्रोथ बहुत आ जाती है। और नर्सरी में सबसे बड़ी बात कि 2 सूत या 2.5 सूत से गहरी नर्सरी नहीं बीजनी है, नहीं तो आपको उगेगी नहीं। ओके। वो सबसे बड़ा कंसेप्ट है इसमें। और जितनी जल्दी लगाओगे, दिसंबर में लगा के फारे करोगे तो सबसे अच्छी वही चलेगी। जी अगला सवाल है योगेश ठाकुर जी का रोडू से, इनका कहना है कि फॉर न्यू प्लांटेशन कैन आई यूज द मिक्सचर ऑफ रेड सॉइल प्लस माइकोराइजिया प्लस ट्राइकोडर्मा प्लस वाटर? नहीं, इतने सारे सोल्यूशन कभी इकट्ठे नहीं करनी चाहिए। एंड बिफोर प्लांटिंग कैन आई डिप इट इन दिस टू? आप डिप कर सकते हैं, पर इसमें से एक माइकोराइजिया या ट्राइकोडर्मा एक सोल्यूशन में डिप करना, ज़्यादा नहीं करना। जी अगला सवाल है मनदीप कुमार जी का चढ़गांव से, इनका कहना है सर क्या कैंकर लगे पौधे में टॉप ग्राफ्ट किया जा सकता है? और इनकी एक तस्वीर भी है। टॉप ग्राफ्ट इसमें तो मेन करना ही ऑलमोस्ट खराब हो चुका है जी। या तो आपको टॉप ग्राफ्ट नीचे करना पड़ेगा, तो फास्ट गोइंग वैराइटीज करेंगे आप तो चलेगी। बाकी अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें स्पर स्कूल करेंगे तो 1 साल में फेलियर हो जाएगा। ये अगला सवाल है जी युधिष्ठिर भारद्वाज जी का कुल्लू से, इनका कहना है कि सर वुड इट बी राइट टू प्लांट जेरोमाइन रेडविलॉक्स गालाज इन हार्ड सॉइल ग्राफ्टेड ऑन सीडलिंग? सीडलिंग में तो चल ही पत्ते सारे पेड़ ऑलमोस्ट।
जी अगला सवाल है मन्नू जी का रामपुर बुशहर से। इनका कहना है क्या हमें देवदार की तौलिए में डालनी चाहिए या पत्तियां, गलत? पत्तियां पत्तियां तौलिए में डालनी चाहिए? सही पहली है। बात ये है कि जो जंगल का कोई भी मटेरियल होगा उसमें हाँ कुछ ना कुछ बीमारी होगी। ये तस्वीर भेजी है। इसका और उसका तो कोई लेना देना नहीं ना, ये पूछ कुछ और है और इन्हें फोटोग्राफ कुछ और भेजे, तो बीमारियाँ आपके बगीचे में आ सकती है। तो लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पता कीजिए कि वहाँ कौन कौन सी बीमारी लगती है फॉरेस्ट एरिया में, अगर नहीं है तो फिर आप डाल सकते हैं। अगला सवाल राकेश ठाकुर जी का मनाली से है। इनका कहना है कि बारिश के टाइम में हमें कितने कितने दिनों बाद स्प्रे करना ये तो स्प्रे शेड्यूल में आ जाएगा। ये भूपेंद्र रावत जी थनाग से। इनका कहना है सर 7000 ± 100 फीट की हाइट में कौन सी पेयर की वैराइटीज लगा सकते हैं, और यहाँ लैंड बहुत पथरीली है इतनी कि 10% ही मिट्टी है, जब हमें गड्ढा बनाया या यहाँ एप्पल प्लांट लगाए हैं। थोड़ी बहुत सॉइल तो आप अरे से भी इकट्ठी कर सकते हैं। और कैंथ जिस पे हम नाशपाती लगाते हैं उसकी जड़ ऐसी होती है कि वो तो ढांकों में भी घुस जाती है। वैरायटी तो आप पे डिपेंड करती है, अगर आप अर्ली वैरायटी लगाना चाहते हैं, लेट लगाना चाहते हैं, तो इस वक्त मार्केट में पेखम बहुत अच्छी चली हुई है जी। और हमारे लोकल जो ट्रेडिशनल तुम्बा नाशपाती जिसको कॉनकॉर्ड टाइप होती है वो भी बहुत अच्छी चली हुई है। अगला सवाल काफ़ी डिटेल्ड में है जी। ये मुदासिर अहमद जी पुलवामा कश्मीर से है। इनका कहना है गुरुजी आई एम फॉलोइंग योर टिप्स इन माय ऑर्चर्ड एंड रिजल्ट्स आर फैंटास्टिक, नाउ आई हैव सम क्वेरीज। इनका पहला सवाल है वी हैव हेयर सैंडी सॉइल एंड एल्टीट्यूड ऑफ 5500 फीट, varieties are royal and red delicious, we have big problem of premature drop, severe remedies tried like boron and calcium application, magnesium and potassium regulation etc, but all have no satisfactory results. We apply fertilizer dose of DAP 1 kg, MOP 2.5 kg, urea 1.5 kg and cow dung every year. We also give flood irrigation when required. Now please suggest the remedy का premature fruit drop। सबसे ज़्यादा तो अगर आप सीजन के टाइम में जब आपका तैयार होने वाला होता है फ्रूट, बहुत ज़्यादा इरीगेशन कर रहे हैं तो उससे तो बहुत ज़्यादा वेट सॉइल होगी तो बहुत ज़्यादा ड्रॉपिंग होगी। और अगर आपका जैसे आप बोरॉन की बात कर रहे हैं, बोरॉन टॉक्सिसिटी भी ड्रॉपिंग करती है अगर आप बहुत ज़्यादा स्प्रे करते हैं या बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन देते हैं। सबसे मेन रीज़न तो इसका पानी ही रहता है। तो इनके ये रेमेडी क्या रहेगी, इसके लिए कुछ स्प्रे कर सकते हैं? नहीं, ये आप जो ये बोल रहे हैं फ्लड इरीगेशन भी करे और सीजन में भी करे तो उसको वही इसका वो कर रहे हैं। अच्छा, वही भाई उसमें आप पानी का ध्यान रखें, नहीं तो फिर चैनल्स बनाए पानी का जो बाहर निकल जाए। और दूसरा इनका सवाल है कि इज इट नेसेसरी टू डू तौलिया एवरी ईयर? नहीं, अगर आप थोड़ी बहुत मल्चिंग करते हो तो कोई जरूरी नहीं है सैंडी सॉइल में हर साल आप तौलिया करें। और थर्ड इनका पीजीआर स्प्रे गुड एट फ्लावरिंग और नॉट टू इंक्रीज यील्ड? पीजीआर इसमें इन्होंने मेंशन नहीं किया कौन सा पीजीआर, पर जनरली लोग बात करते हैं प्रोमिनेंट पर लाइन की। जी। तो जो इंक्रीज इन यील्ड है तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर शेप ऑफ फ्रूट में बहुत फर्क पड़ता है। जी। अगला सवाल है अजय कुमार जी ऑट से। इनका कहना है हाउ डू रूट बोरो ट्रीटमेंट इफ इट्स ऑलरेडी देयर इन? मैंने ट्रीटमेंट वो बताई है वीडियो में एक में, बगैर खर्चे की ट्रीटमेंट, वो देख सकते हैं। जी। अगला सवाल है BS रांटा जी का नेरवा से। इनका कहना है कि इफ नाइट्रोजन कंटेंट इन द सॉइल इज लो देन व्हाट शुड वी डू एंड टू इंप्रूव द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन? इज यूरिया बेनिफिशियल? यूरिया इज बेनिफिशियल बट डेफिशिएंसी नाइट्रोजन की एप्पल ग्रोइंग एरिया में तो अभी तक मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके। अगर थोड़ी बहुत कोई भी खाद आप साल डालते जी। हैं, अगर डेफिशिएंसी है तो इसका रिवाइव करने में भी 3-4 साल लग जाते हैं जी। भले क्रॉप आ जाए। जी। तो यूरिया से हो जाता है, मैं तो यूरिया यूज़ करता हूँ। जी। अगला सवाल है फिस्टा जी का रोडू से। इनका कहना है कि स्पर वैरायटी की प्रूनिंग टेक्निक क्या अलग है? वो तो सब कुछ है ही। बिल्कुल। अगला सवाल है पवन मेहता जी का करसोग का ये स्पेशल के बारे में ये भी। और अगला सवाल है मेहर चंदेल अर्की से। इनका कहना है फोटो में दी गई स्केल मैंने इनका फोटो देखा था, स्केल है उसमें, ये फोटो है जी। स्केल स्केल का ऑलरेडी डिस्कस हो गया। निखिल चौहान जी कोठई से कहते हैं सर मैं इस फील्डिंग में नया हूँ और मुझे राइट नॉलेज चाहिए, मैं कैसे और कहाँ से नॉलेज ले सकता हूँ फ्रॉम बेसिक? अगर आपने बेसिक नॉलेज लेनी है तो मेरे पास इसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है इनकी बुक्स की और इसकी इकट्ठी की, पर पट्टा में बहुत कम हूँ। बेसिक नॉलेज के लिए वर्ल्ड में अभी भी SM कंवर जी थे हमारे डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, उससे अच्छी किताब कोई नहीं है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, जो उन्होंने 25 साल पहले लिखी थी किताब, वो आज भी वैलिड है। और ये बुक मेरे ख्याल से शायद बहुत लिमिटेड कॉपीज है इसकी, मिनरवा बुक हाउस में शायद इनको मिल जाए। जी। अगला सवाल पवन मेहता करसोग का न्यूट्रिशन के बारे में, जो कि अगली वीडियो में आएगा। अगला सवाल है पवन जी मोरी से। इनका कहना है सर मैं पवन आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपके वीडियो के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेरा सवाल है मेरे फ्रूट फल में रस्टिंग 2 साल से आ रही है, सेब का दाना जैसे जैसे कलर बढ़ता है वैसे रस्टिंग भी फैलती है पूरे दाने में मकड़ी के जाल की तरह, इसके बारे में कुछ जानकारी? देखो, ये रेस्टिंग 2 चीज़ें होती है। एक तो रेस्टिंग होती है जो ये मकड़ी का जाल बोल रहे हैं, मकड़ी का जाल
एक तो अगर धूप कम लगती है इनके अंदरले पोर्शन में, पाउडरी मिल्ड्यू से बहुत ज़्यादा मक्खी का जाल बनता है। जी। पाउडरी मिल्ड्यू एक कारण है, जो जैसे हमारे रेड गोल्ड में लगता है जाल कई सेबों में, वो पाउडरी मिल्ड्यू के कारण होता है, वो रस्टिंग नहीं होती है। तो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए उपचार करना चाहिए उनको। ये इस अंक के सभी प्रश्नों का हमने कोशिश की है, इसका नेगी जी के द्वारा इस पर हमने पूरा विवरण किया है, और ये 31 जनवरी तक के जितने भी क्वेश्चंस थे उनको हमने लिया है। और जो कुछ प्रश्न आपके उसके रिलेटेड थे न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे या स्प्रे शेड्यूल पे थे, तो हमने उनका नाम लिया है। उसके बारे में जो अपकमिंग वीडियो होगी हमारी स्प्रे शेड्यूल पे होगी और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट होगी। मैं विशाल बेगटा, आप टॉक एप्पल की टीम और स्पेशली नेगी जी हमारे गुरु जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने इतना टाइम दिया आपका बिजी शेड्यूल में, थैंक यू, वेलकम। इस विषय पर और ज्यादा जानकारी के लिए आप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से टॉक एप्पल ऐप डाउनलोड करके टॉक एप्पल कम्युनिटी मेंबर्स से चर्चा कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो कृपया हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।